आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे सुनने के बाद आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यह कहानी सच में घटित हुई है, जिसका प्रमाण आज भी झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर शहर के पास स्थित उस गांव में देखने को मिलता है। दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सातों भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में जो सबसे छोटा भाई था वह एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा ही प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी एवं छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने के लिए चले गए। चूंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से ही हुआ करते थे। सभी लोग खेतों में काम करने के जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाकर रखने के लिए कहकर जाते हैं। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से साग को तोड़ कर लाती है और बड़े ही प्यार से साग को बनाने से पहले उसे काटने के लिए बैठती है। और इसी दौरान वह अपनी एक उंगली भी काट बैठती है और खून की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि अब क्या करूं? अगर घर के दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़ों में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर महावरी समझकर खाना नहीं खा पाएगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है और फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बना देती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ सुथरे थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है। और सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकी तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत है। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। तो पहले ही तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को इसका पता न चल जाए कि मेरे हाथ की एक उंगली कट चुकी है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसा ही तो बनाई हूँ। राजकुमार अगले दिन सातों भाइयों का अनुरोध पर फिर से अपनी बहन को वही साग की सब्जी बनाने को कहते हैं, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा उस साग का स्वाद नहीं मिलता है। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद राजकुमारों के मन से निकलता ही नहीं था। असलियत जानने की जिज्ञासा से सातों भाइयों और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी ने सारी घटना बताई। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई जो था वह बहुत ही लालची किस्म का था एवं बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का भी था। उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो सोचो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटा भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने के लिए राजी हो बैठे। मांस खाने की सोचकर उन सभी भाइयों के मुंह में पानी आने लगा। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उसके मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में चले जाते हैं, जहां पहले से ही 4 तुरंत के वृक्ष पर मचान बनाए थे और उसके नीचे वे लोग पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। मचान का मतलब होता है कि बांस को काटकर उससे एक बेड की तरह बनाया जाता है। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करने चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा, लेकिन वह चाहती थी कि उसके भाइयों का इच्छा पूर्ण हो। इसलिए भी वह
मचान पर जाकर बैठ जाती है। केंद्र के वृक्ष के साथ में बांस का एक बहुत बड़ा झुंड था। फिर सभी भाइयों ने केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी यानी छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करने लगते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान से धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में एक गीत गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब तो तीर सीधे मेरी छाती में वार करो, क्यों इधर उधर तीर चला रहे हो। दादा का मतलब होता है भाई। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने अपने तीर को धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीर छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना चूक जाता है और 7वां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत ही ज्यादा लगाव था और वह धनुष बाण चलाने से 7 भाइयों में सबसे ज्यादा निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके 7 भाइयों में जो सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी वे लोग मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाई, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने में लग जाता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटा राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ियों के लिए छोटे राजकुमार के जंगल में भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वे सभी 7 टुकड़ों में दिए हैं। उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू जमीन पर भी गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता है। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उससे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहां रखोगे तो मैं धीरे से वहां से निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाता है कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद कर भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लेने के लिए एक डारी मतलब छोटा हुआ होता है में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करने लगेंगे। यह सारी घटना को छोटे कुएं के मेढक, केकड़ा और मछली सुन रहे थे एवं देख भी रहे थे और वे तुम्हें राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो भाई। फिर राजकुमार उन्हें अपने आप बीते विस्तार से बतलाता है और कहता है कि मैं अपना प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं। और फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें भी लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना, बड़े भाई को शक भी नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने के लिए परोसा गया तब बड़े भाई से छुपाकर वह मांस को एक गड्ढे में डाल देता है और फिर समय बीतने पर उस गड्ढे से एक बांस का बहुत ही बड़ा झुंड उगता है। इस घटना के वर्षों के बाद एक भीख मांगने वाला जोगी
उसी बांस के झुंड के पास से होकर गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के देखकर यह सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से बांसुरी बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण वह बांस से आवाज आती है, ना काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बांस। फिर जोगी बिना सोचे उस बांस से एक बांस को काट लेता है। जोगी इस उद्देश्य से मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज बहुत ही सुंदर है, यदि बांसुरी बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर बांसुरी का निर्माण करता है। इस बांसुरी से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहां जहां भी इसे बजाता है, इसके ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से बांसुरी को बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार बांसुरी का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है तो बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे बांसुरी, ई तो लगे मोर दुश्मन कर घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन, ना बाज रे केंद्रा, ये तो लोग मोर दुश्मन कर घर बजता है। यह धुन सुनकर सारे भाई जोगी को डांट टपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही बांसुरी खुद ही बजने लगता है। जोर जोर से बाज रे बांसुरी, ये तो लगे मोर छोट भैया के घर। बड़ा ही मीठा एवं सुरीले स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार, जिसका नाम चंद्राकर था, मोहित हो जाता है और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से उस बांसुरी के मुंह मांगी सोने की मोहरे देकर खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर उसे अच्छे से विदा कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटा राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन बहुत ही अच्छी तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर नहीं सजाया गया है। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं कि शायद कोई भाभी आई हो और मेरे कमरे को सजा कर गई होंगी। जब राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते तो यही घटना हर बार देखने के बाद उसे शक होने लगता है। राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगती है कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट कर रहा है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग सजावट के बात पर साफ इनकार कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर घर से बाहर जा रहे हैं, यह बोलकर निकलते हैं और पुनः घर में वापस आकर छुप जाते हैं अपने कोने पर रखे एक खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर। कुछ समय के इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की उस बांसुरी से बाहर निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर उसी बांसुरी में वापस समा जाती है। यह देखकर राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसी होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई कर काम को खत्म कर वापस बांसुरी में जाने ही वाली होती है, तब राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत ही उस बांसुरी को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव के रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी रिश्ते को अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। किसी भी रिश्ते में लालच कभी भी मत करना चाहिए, नहीं तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।